हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो आ चुके हैं आज बाबू हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग प्रॉपर क्या करने वाले हैं सर। आज हम लोग प्रॉपर डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है सर। हम लोग थ्योरेटिकली तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया सर, सेक्शन 22, 23, 24 कर लिया सर। सेक्शन 22 क्या बोलता है सर, पर्सन हु इज लाइबल टू रजिस्टर। 23 क्या बोलता है, पर्सन हु आर नॉट लाइबल टू रजिस्टर। और सर 24 क्या बोलता है, पर्सन हु आर लाइबल टू रजिस्टर कंपल्सरली। ठीक है, ये तीन सेक्शन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, कौन से पर्सन को रजिस्टर्ड होना है, कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, मगर सर अब रजिस्ट्रेशन लेना है ना, कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है। हम लोग की बुक में थियोरिटिकली पूरा लिखा हुआ है कि सर ये प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन करते कैसे है आज हम इस क्लास में बताने वाले। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल करके, जीएसटी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है gst.gov.in, उसको खोल करके सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे पूरा करते हैं हम लोग डिटेल में उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, सो दैट आप लोग जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आप लोग समझ पाओ। ठीक है, चीजों को समझ पाओ। और कल को जाकर के जब आपका सीए इंटर क्लियर होगा, उसके बाद जब आप लोग आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, कहां पे जाओगे बाबू, आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, तो वहां पे पहला दिन ही जाकर के बोल सकते हो सर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज ही हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जिनसे सीए इंटर का क्लासेस लिया था ना सर, उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन करना सिखाया। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है, चलो सबसे पहला बाबू, जीएसटी नंबर जो होता है ना बच्चा, जो जीएसटी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है बाबू, 15 डिजिट्स का होता है। कितने डिजिट्स का होता है, 15 डिजिट्स का होता है। कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट्स का। सर पहला दो डिजिट क्या होता है, पहला दो डिजिट जो होता है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कोड। सर जैसे झारखंड का स्टेट कोड क्या है, सर झारखंड का स्टेट कोड है 20। सर झारखंड का स्टेट कोड है क्या है, 20। ठीक है, हर एक स्टेट का कोड दिया हुआ है बाबू, हर एक स्टेट का क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। जैसे सर यूपी का 09 है, बिहार का मेरे ख्याल से 10 है, वेस्ट बंगाल का 19 है, ऐसे करके सारा स्टेट का कोड है। दिल्ली का 07 है, हर स्टेट का एक कोड दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर का 01 है। ठीक है, हर स्टेट का ऐसे कोड दिया हुआ है। तो अब जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जीएसटी इज अ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, हाँ कि ना, तो सर जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लोगे उस स्टेट का कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं बाबू। किसके बेसिस पे लेते हैं, पैन के बेसिस पे। तो सर पैन नंबर हो जाएगा। सर ये पैन नंबर हो गया, ये क्या हो गया, पैन नंबर हो गया। सर ये क्या हो गया, पैन नंबर हो गया। यस और नो, सर ये क्या हो गया, पैन नंबर हो गया। पैन नंबर चला जाएगा, जो भी पर्सन अपना पैन से रजिस्ट्रेशन करेगा वो क्या चला जाएगा, पैन नंबर चला जाएगा। उसके बाद सर एंटिटी कोड बाबू, यहाँ पे ये रैंडम नंबर्स आते हैं। जैसे एंटिटी कोड वो पहला रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो 01। सर यहाँ पे कुछ जेड या एक्स कुछ भी रैंडम आता है, ये जीएसटी पोर्टल रैंडमली चेक जनरेट करता है। ठीक है, हाँ कि ना। सर ये एंटिटी कोड क्या होता है बाबू, वो नंबर कितना रजिस्ट्रेशन ले रहा है। जैसे हम पहला रजिस्ट्रेशन लेंगे ना, तो यहाँ पे 01 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा सेम पैन पे दूसरा रजिस्ट्रेशन लेंगे तो क्या आएगा सर, 02 आएगा। फिर तीसरा 03 आएगा। ये जीएसटी नंबर आता है बाबू। तो ये मेरा क्या हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। 20 IFAP के 7042M01Z, ये मेरा क्या हो गया बाबू, जीएसटी नंबर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, जीएसटी नंबर। कितने डिजिट का, 15 डिजिट का। स्टार्टिंग का 2 स्टेट कोड हो गया, 10 पैन नंबर हो गया, 2 एंटिटी कोड, और लास्ट में क्या लगता है, चेक लगता है। क्या लगता है बाबू, चेक लगता है। क्लियर। सर क्या दो लोग का जीएसटी नंबर सेम हो सकता है, सर क्या दो लोग का जीएसटी नंबर सेम हो सकता है बाबू, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर उन लोग का जो पैन कार्ड होता है वो सर सबका पैन नंबर अलग अलग होता है। सबका पैन नंबर क्या होता है बाबू, अलग अलग। तो सर पैन नंबर में तो एक जीएसटी नंबर आ रहा है ना, पैन नंबर में क्या आ रहा है, जीएसटी नंबर आ रहा है। जब पैन नंबर ही सेम नहीं होगा तो जीएसटी नंबर दो आदमी का सेम हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है सर, पैन नंबर कौन इशू करता है, इनकम टैक्स इशू करता है। कौन इशू करता है बाबू, इनकम टैक्स इशू करता है। सर रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे लेते हैं, स्टेट वाइज लेते हैं। सर रजिस्ट्रेशन क्या लेते हैं, स्टेट वाइज। कभी भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, कभी भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। यस और नो। ठीक है, उसके बाद सर अगर हम सिंगल स्टेट में एक से ज्यादा प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं, एक से ज्यादा प्लेस पे बिजनेस कर रहे हैं, जैसे बाबू झारखंड में कावेरी रेस्टोरेंट आप लोग सब लोग सुने हो, कावेरी रेस्टोरेंट। सर कहाँ कहाँ पे कावेरी का ब्रांच है, कहाँ कहाँ पे है सर, मेन रोड में है, सर लालपुर में है, सर अरगोड़ा में है, सर रातू रोड में है, सर कांके में है। 5 ब्रांचेज है कावेरी के, 5 ब्रांचेज है। सर एक सिंगल स्टेट में कितने ब्रांचेज हो गए बाबू, 5 ब्रांचेज, 5 ब्रांचेज। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं बाबू, मेरा ऑफिस है
ठीक है। अभी हम ऑफिस, अपना ऑफिस कहाँ पे खोल के रखे हैं? रांची में, मुराबादी में मेरी ऑफिस है, ठीक है। अब यही ऑफिस हम हजारीबाग में, अपना घर जहाँ पे है मेरा, हम वहां पे भी खोल रहे हैं। हम हजारीबाग में भी अपना ऑफिस खोल रहे हैं, यस और नो? ठीक है। तो सर क्या होगा, एक ऑफिस मेरा कहाँ पे सर? रांची में। सर दूसरा कहाँ पे? हजारीबाग में। सर दूसरा कहाँ पे? हजारीबाग में। सर ये दोनों सिटी जो कहाँ पे बाबू, दोनों सिटी कहाँ पे? झारखंड पे। दोनों सिटी कहाँ पे है बाबू? झारखंड पे। तो सर यहाँ पे बोल रहा है, अगर आप एक प्लेस से ज्यादा जगह पे बिजनेस कर रहे हो, एक प्लेस से ज्यादा जगह पे बिजनेस कर रहे हो, तो क्या सर हमको दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा? सर दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या एक रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा? बोलता है बाबू, चाहे तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो, अगर आपको मन है, कावेरी का 5 ब्रांच है, वो हर एक 5 ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, पांचों ब्रांच का अलग अलग जीएसटी नंबर ले सकता है। उसी प्रकार से चाहे तो हम रांची ऑफिस का अलग रजिस्ट्रेशन और हजारीबाग ऑफिस का अलग जीएसटी नंबर ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप एक ही रजिस्ट्रेशन ले लो। क्या ले लो बाबू? एक ही रजिस्ट्रेशन ले लो। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन ले लो, मगर बाकी जो 4 प्लेस बचेंगे, आप एक जगह का रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो मेन रोड का आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया। कहाँ का रजिस्ट्रेशन ले लिया बाबू? मेन रोड का रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो सर लालपुर का, अरगोड़ा का, रातू रोड का और कांके का, सर ये चारों को आप कहां पे दिखा दो? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कहां पे दिखा दो बाबू? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कहां पे दिखा दो बाबू? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर ये ऑप्शन होता है, जब भी आप जीएसटी नंबर लेते हो ना, या आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप उसमें अमेंड कर सकते हो और वहां पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हो। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या क्या होता है बाबू? जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, उसके अलावा अगर कहीं और बिजनेस चल रहा है, तो आप उसको मेंशन कर दो। तो सर अगर आपका एक स्टेट में मल्टीपल बिजनेस चल रहा है, एक से ज्यादा जगह पे बिजनेस चल रहा है, तो सर मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? चाहे तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लेकर के दूसरा जगह का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दो, या हर एक अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या ले लो बाबू? सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो। वो किसके ऊपर में डिपेंड करता है? टैक्स पेयर के ऊपर में डिपेंड करता है। किसके ऊपर में डिपेंड करता है बाबू? टैक्स पेयर के ऊपर में। तो मेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो हम रांची और हजारीबाग का एक रजिस्ट्रेशन लेकर के हजारीबाग को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखा दिए, ठीक है, या फिर दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिए, यस और नो? सर वहीं पे अगर मेरा एक ऑफिस झारखंड में और एक ऑफिस बिहार में, कहां पे सर? एक ऑफिस मेरा रांची में और दूसरा ऑफिस कहां पे? पटना में। तो क्या सर दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन में चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना बाबू कंपलसरी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जो होता है बाबू, वो सेंट्रलाइज नहीं है, वो क्या है? स्टेट वाइज है। क्या है? स्टेट वाइज है। तो अगर हम पटना में करते हैं, तो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं दिखा सकते, उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। यस और नो? समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। बाबू, पैन इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या बोल रहा है? पैन इज मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि ये जो 10 डिजिट का अंक है बाबू, ये क्या है? पैन कार्ड के लिए है। ये 10 डिजिट का अंक किसके लिए? पैन कार्ड वाले लोग के लिए। पैन कार्ड होना ही चाहिए, तभी जीएसटी नंबर आएगा। बाबू रजिस्ट्रेशन में याद करो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। यस और नो? तो सर नॉन रेसिडेंट है मतलब इंडिया का नहीं है, बाहर से आ रहा है। एग्जाम्पल ये था बाबू, मोराबादी में यहाँ पे मेला लगता है, जेसीआई का फेयर लगेगा, ठीक है, उसमें अफगानिस्तान से लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए। सर अफगानिस्तान के बाद भी इनकम टैक्स का पैन होगा क्या? नहीं। तो सर क्या उसको पैन कार्ड लेना पड़ेगा क्या? नहीं बाबू। वो किसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेगा बाबू? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन किसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेंगे बाबू? पासपोर्ट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेंगे। किसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेंगे? पासपोर्ट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेंगे। यस और नो? हाँ कि ना? उसके बाद सर ये मेरा झारखंड है, ये क्या है बाबू? झारखंड, ठीक है। अब सर झारखंड में एक जगह है, झारखंड में एक जगह है जिसको हम लोग क्या डिक्लेयर करके रखा है? एससीजेड। एससीजेड डिक्लेयर करके रखा है। क्या सर? एक झारखंड है, उसमें एक जगह है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर करके रखा है बाबू? एससीजेड डिक्लेयर करके रखा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या डिक्लेयर करके रखा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब एक बिजनेस मेरा यहां पे चल रहा है बाबू, एक बिजनेस मेरा यहां पे चल रहा है और एक बिजनेस यहां पे चल रहा है। एक बिजनेस नॉन एसईजेड में चल रहा है और एक बिजनेस कहां पे चल रहा है बाबू? एसईजेड में चल रहा है। सर क्या यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम चल जाएगा? क्योंकि सर दोनों तो झारखंड पे है, तो क्या सर यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम चल जाएगा बाबू? बोलता अगर ऐसा कोर्स केस होगा ना, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो होगा बाबू, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर देखिए वहां पे लिखा हुआ है 1 यूनिट इन एसईजेड, एक यूनिट आपका एसईजेड में है,
अनदर इन नॉन एसीजेड, मतलब दूसरा नॉन एसीजेड, एसीजेड से बाहर है, ठीक है, इन द सेम स्टेट, सर झारखंड में ही है पूरा, देन सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच बिजनेस, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच बिजनेस, हाँ कि ना? क्यों बाबू? याद करो, एसईजेड में जो भी हम लोग सप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है? डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीम्ड एक्सपोर्ट। और उस पर हम लोग आईजीएसटी लगा देते थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू? डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग हमेशा इंटर स्टेट मानते हैं, तो इसीलिए बोलता है उसके लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। क्या लीजिए? सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। यस और नो? समझ आया? अगला, व्हेन टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन। सर व्हेन टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, बाबू जब भी 22 और 24 का कंडीशन आप फुलफिल करोगे, जब भी 22 और 24 का कंडीशन, जब भी 22 और 24 के अंदर में आप रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड हो जाओगे या लाइबल टू रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो आपको 30 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में बाबू? 30 दिन के अंदर में क्या ले लेना है? रजिस्ट्रेशन लेना। कितने दिन के अंदर में ले लेना है बाबू रजिस्ट्रेशन? 30 डेज के अंदर में। इफ पर्सन लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 20 टू 24, 30 दिन के अंदर में उसको क्या ले लेना है? रजिस्ट्रेशन ले लेना। जैसे मान लो अगर हम आज लाइबल हो गए, अगर हम आज लाइबल हो गए बाबू, तो 30 डेज के अंदर में हमको क्या ले लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर में हमको क्या ले लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा। उसके बाद सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या है? बोलता है 5 दिन पहले ले लो आप लोग रजिस्ट्रेशन। कब रजिस्ट्रेशन ले लो बाबू? 5 डे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर मुराबादी में कोई मेला लगने वाला है, कोई भी फेयर लगने वाला है, कहाँ पे बाबू? मुराबादी में कोई फेयर लगने वाला है, तो वो जो फेयर स्टार्ट होगा ना, उसके 5 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन ले लोगे। उसके 5 दिन पहले ही क्या ले लोगे आप? रजिस्ट्रेशन ले लोगे। यस और नो? यस और नो? समझ आ रहा है? श्रेया समझ आ रहा है? नेहा समझ आ रहा है? कृति, खुशी समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब अगला, सर क्या बोलता है, कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है बाबू? इफ पर्सन इज लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 या 24, कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना था बाबू? 30 डेज। रजिस्टर विद इन, ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। अगर वो लाइबल हो जाए तो कितने दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना है बाबू? 30 दिन के अंदर में। कितने दिन के अंदर करना है? 30 दिन के अंदर में। सर कुछ महाअनुभव लोग होंगे और कुछ ज्ञानी लोग होंगे। सर कोई अगर 30 दिन के अंदर में अप्लाई कर दिया, सर अगर 30 दिन के अंदर में अप्लाई कर दिया और कुछ 30 दिन के अंदर में अप्लाई नहीं किया, सर दोनों कैटेगरी ऑफ पर्सन होंगे, जो 30 दिन के अंदर में अप्लाई कर दे रहे हैं और कोई 30 दिन के अंदर में अप्लाई नहीं कर रहा। सर अगर 30 दिन के अंदर में अप्लाई कर देगा तो सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या बाबू? आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आप लोग का एक चीज मेंशन रहता है बाबू, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मेंशन होता है बाबू? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या मेंशन होता है? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर ये इफेक्टिव डेट क्या होगा? सर ये इफेक्टिव डेट क्या होगा? अगर आप टाइम पे अप्लाई कर दिए, अगर आप टाइम पे अप्लाई कर दिए तो बाबू डेट यू बिकेम लाइबल, डेट यू बिकेम लाइबल, मतलब जिस दिन आप लाइबल हुए थे ना बाबू, मतलब सर इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल से समझो बच्चा, आप लाइबल हो गए थे 25 मार्च। किस दिन लाइबल हो गए थे बाबू? 25 मार्च। किधर को लाइबल हो गए थे? 25 मार्च। अब अप्लाई किस दिन किए बाबू? आप अप्लाई किए 5 अप्रैल, और ये आ जा रहा है बाबू तुम्हारा 30 अप्रैल।
सर 5 अप्रैल विद इन 30 डेज आ रहा है, 5 अप्रैल विद इन 30 डेज आ रहा है, हाँ कि ना? तो सर डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? 25 मार्च। क्या हो जाएगा बाबू इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? 25 मार्च। यस और नो? अगर आप 30 दिन के अंदर में अप्लाई नहीं करते हो बाबू, अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करते हो तो बोलता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो दिन क्या हो जाएगा बाबू? वो दिन क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट। सर सर्टिफिकेट कब मिला? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको 7 मई को सर्टिफिकेट मिला, सर यहाँ पे भी सर्टिफिकेट हमको डेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या था बाबू? डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट क्या था? 7 मार्च। क्या था? 7 मई, सॉरी 7 मई। 7 मई को आपको सर्टिफिकेट मिला। कब मिला? 7 मई को। तो बाबू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 में आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? चलो इसको एक बार नोट्स में देख लेते हैं बाबू, नोट्स में देख लेते हैं हम लोग। देखो, लाइबल टू रजिस्टर्ड, लाइबल टू रजिस्टर्ड, अगर 30 दिन के अंदर में अप्लाई कर दिया तो डेट जिस दिन वो लाइबल हुआ था, एग्जाम्पल में 25 मार्च। अगर 30 दिन के अंदर में अप्लाई नहीं करता, अगर 30 दिन के अंदर में अप्लाई नहीं करता है तो बाबू जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा उसी दिन क्या मान लेंगे? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग मान लेंगे। यस और नो? हाँ कि ना? चलो सर अगर वो वॉलेंट्री अप्लाई करता है तो बाबू जिस दिन उसको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा ना उसी दिन माना जाएगा। वॉलेंट्री अगर करते हो, अपने मन से करते हो, तो फिर जिस दिन आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगा ना उसी दिन क्या माना जाएगा? डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाबू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब क्या आता है बाबू? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। खुशी पानी पी लो। अगला क्या आ रहा है बाबू? प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आता है रियल पार्ट, अब आता है रियल पार्ट। सर थ्योरी का ज्ञान तो सर आप इतने दिन से दे रहे हो, थ्योरी का ज्ञान तो इतने दिन से दे रहे हो सर, अब रजिस्ट्रेशन करवाओ, हमको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है? तो खुशी अपने पापा को जाके बोल सके कि सर पापा आज के बाद ऑफिस का जितना भी रजिस्ट्रेशन है हम कौन संभालेंगे? अब हम संभालेंगे, जीएसटी का जितना भी रजिस्ट्रेशन है हम संभालेंगे। ठीक है? चलो करें रजिस्ट्रेशन। पहले थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तब ज्यादा समझ आएगा। उत्पल बोल रहा है सर अब सबर नहीं हो रहा है सर, अब पोर्टल खोल के दिखाइए सर। सबर करो, सबर करो। मीम तो तुम लोग देखा ही होगा बाबू। अरे सबर करो, आशीष चलानी बोलता है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है? चलो क्या बोलता है बाबू? एवरी पर्सन, क्या बोलता है? एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, जो भी पर्सन लाइबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, और पर्सन सीकिंग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जो पर्सन लाइबल था 22-24 में या अपने मन से जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज पैन नंबर एंड स्टेट यूटी इन पार्ट ए GSTR 01 ऑन GST कॉमन पोर्टल। मतलब पहले जीएसटी कॉमन पोर्टल में जाओगे ना तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई करने से पहले पार्टी भरना पड़ता है। सर पार्टी में क्या डालना पड़ता है? तुम अपना नाम डालोगे, स्टेट डालोगे, अपना पैन कार्ड डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। क्या जनरेट होगा? ओटीपी जनरेट होगा। मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी डालोगे तो आपका अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल जाएगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाबू? सेकंड पार्ट देखो यहीं पे लिखा हुआ, पैन इज वैलिडेटेड ऑनलाइन कॉमन पोर्टल CBDT database and is also verified through separate OTP sent to the PAN linked mobile number and email ID। PAN linked मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है? जैसे आप ओटीपी डालोगे आपका क्या जनरेट हो जाएगा बाबू? TRN, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। कहां पे? ऑन वैलिडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपके फोन नंबर और ईमेल एड्रेस पे क्या आ जाएगा? जो TRN जनरेट होगा वो आ जाएगा। सर करके देखते हैं ना सर, सर करके देखते हैं ना, आ जाओ।
बाबू सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन, ये खुल गया बाबू पोर्टल, ये खुल गया पोर्टल। हाँ, उसके बाद सबसे पहले आएंगे बाबू यहाँ पे रजिस्टर। देखो ऊपर में ये ऑप्शन दिया हुआ था रजिस्टर, किए रजिस्टर, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्या बाबू, न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला हम क्या है, हम क्या है बाबू, यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ पर्सन आते हैं, देखते जाना। सबसे पहले टैक्स पेयर, जो नॉर्मल हम लोग आ रहे हैं बाबू, टैक्स पेयर। सर टैक्स डिडक्टर कौन होता है, हम लोग एक सेक्शन एक चैप्टर आएगा बाबू, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टीडीएस और टीसीएस, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स डिडक्टर। ठीक है, तो वो टीडीएस वाले लोग आ जाएंगे उसमें। ठीक है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा था वो टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएंगे। सर जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर पढ़ोगे बाबू, जीएसटी प्रैक्टिशनर वो होता है ना जो जीएसटी का काम करता है, गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करता है, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, देखो यहाँ पे आ रहा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आ रहा है। तुम लोग को हम यूआईएन भी पढ़ाए थे बाबू, जो यूआईएन होल्डर होते हैं, जो एम्बेसीज होते हैं, या यूएन बॉडी के जो बैंक्स होते हैं, या यूएन बॉडी के कोई भी ब्रांचेज हुए, उसको रजिस्ट्रेशन लेना अगर, तो उन लोगों को यूआईएन मिलता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो लोग कहाँ पे लेगा बाबू, यूएन बॉडी में लेगा। सर कंसल्टेंट एम्बेसी, देखो एम्बेसी वाले लोग भी यहीं पे आ गए। अदर नोटिफाइड पर्सन, और लास्ट में आ जाता है बाबू नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। ये किस चीज के लिए बाबू, अभी याद होगा तुम लोग, हम लोग पोर्टल में अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे क्या पढ़े थे बच्चा, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, कि किसी को सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, यस और नो, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है बाबू। यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन डाला गया है कि अगर कोई पर्सन अगर ओइडार सर्विसेज दे रहा है, ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज दे रहा है बाबू, तो वो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता है। वो क्या कर सकता है, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकता है, यस और नो। ठीक है, वो लोग ले सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे किया है ऑप्शन। तो सर हम लोग टैक्स पेयर में आ जाते हैं। ठीक है सर, क्या क्या डालने बोला, सबसे पहले स्टेट डाल दो। सर स्टेट झारखंड, हाँ। सर सिटी रांची, मेरा ऑफिस का है रांची में। सर लीगल नेम, सर मेरा पैन कार्ड में क्या नाम है, अनूप कुमार। ठीक है सर, मेरा पैन नंबर, हाँ पैन नंबर आ गया। सर ईमेल आईडी, ये मेरा ईमेल आईडी आ गया। सर फोन नंबर, फोन नंबर डाल दिए। उसके बाद सर ये जो कोड आया है कैप्चा, इसको डाल दो, सबमिट। सर ओटीपी गया, मेरे फोन नंबर पे और मेल आईडी पे ओटीपी गया। सर फोन नंबर का ओटीपी है, सर ईमेल आईडी का ओटीपी, ईमेल आईडी का ओटीपी है बाबू, हाँ। मेल आईडी फोन नंबर का ओटीपी। सर जैसे ये हुआ हम वैसे क्या करेंगे, प्रोसीड, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड बाबू, ईमेल ओटीपी गलत बता रहा है। एक सेकंड बच्चा, ईमेल ओटीपी मेरा इनवैलिड बता रहा है, इसी कारण से कुछ हो रहा है इशू, नया ओटीपी आया है, सॉरी।
फिर से ओटीपी भेज रहे हैं, मेरा ओटीपी बार बार गलत हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग ओटीपी वापस से भेज रहे हैं। चलो, अब मेरे पास फ्रेश ओटीपी दोनों पे जगह पे गया है। ठीक है, देखो क्या हुआ बाबू, मेरा यहाँ पे जो टीआरएन है वो जनरेट हो गया। ये टीआरएन यहाँ पे जनरेट हो गया, देखो ये दिख रहा है टीआरएन। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये काम देगा। ये मेरा टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या जनरेट हो गया बाबू, टीआरएन जनरेट हो गया। प्रोसीड, नॉट नाउ। अब हमको जब भी लॉगिन करना होगा ना, अब जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टीआरएन सबमिट करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको भरेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब ईमेल आईडी और फोन नंबर पे दोनों जगह पे एक ही ओटीपी गया है। ठीक है, अब उसमें कोई भी एक ओटीपी डाल दो। सर क्या है, ये बाबू हम लोग का रजिस्ट्रेशन खुल गया। ये हम लोग का क्या खुल गया, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल गया। अब हमको रजिस्ट्रेशन भरना है, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हम लोग को भरना है। क्या करना है बाबू, पार्ट बी भरना है। अब आ गए हम लोग पार्ट बी भरने के लिए। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो, अब सर अगर कोई मेरा ट्रेड नेम है तो हम ट्रेड नेम डाल देंगे। सर जैसे मेरा फर्म का नाम है अनूप एस एंड एसोसिएट्स, अनूप एस एंड एसोसिएट्स। हाँ, ये आ गया। उसके बाद सर कौन सा क्या करना चाह रहे हो आप रजिस्टर्ड। सर मेरा जो है ना वो हम प्रोप्राइटरशिप करना चाह रहे हैं। बाबू अलग अलग फॉर्म होता है, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम कंपनी कर सकते हैं, मेरा फॉरेन कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एचयूएफ है, लोकल अथॉरिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। क्या है, हम तो प्रोप्राइटर है बाबू, सिंगल इंडिविजुअली चला रहे हैं। हम प्रोप्राइटरशिप में क्लिक कर दिए। ठीक है, हाँ। सर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। देखो बाबू यहाँ पे, आर यू अप्लाइंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो यहाँ पे क्लिक मार दो। देखो दिख रहा है, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो यहाँ पे कर लो। ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, हम बोले थे ना कि बाबू जब रजिस्ट्रेशन करोगे उस समय भी कंपोजिशन के लिए बेनिफिट देता है। क्लिक कर दो कंपोजिशन के लिए। अगर कंपोजिशन में क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ दिया ना बाबू, कौन से कैटेगरी में आ रहे हो बताओ तो। हाँ, कौन से कैटेगरी में आ रहे हो कंपोजिशन का बता दो। बाबू ये है तुम्हारा 10-1, सेकेंड वाला है तुम्हारा 10-2, और लास्ट वाला है तुम्हारा 10-2A। ठीक है, लास्ट वाला क्या है तुम्हारा 10-2A। मगर सर हम कंपोजिशन के लिए नहीं जा रहे, देख लिया था कंपोजिशन वाला, देख लिया बाबू। हाँ, हम कंपोजिशन के लिए नहीं जा रहे, हम रेगुलर के लिए जा रहे हैं। उसके बाद रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। सर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखो एक चीज दिख रहा होगा बाबू। देखो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, सर 10 लाख 20 लाख 40 लाख का जो लिमिट था, सॉरी बच्चा, सर 10 लाख 20 लाख 40 लाख का जो लिमिट था, अगर उसको आप क्रॉस कर रहे हो तो उस यहाँ पे आ जाओ। हाँ सर, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो 24 का याद करो बाबू, सेक्शन 24, इफ यू आर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई देन यू आर लाइबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बट देर आर वन एक्सेप्शन, इफ यू आर सप्लाइंग हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हैंडमेड गुड्स, तो अगर टर्नओवर कम है तो रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे आ जा रहा है और वो अलग अलग क्राइटेरिया है पूरा पूरी, डीमर्जर, चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मर्जर अमलगमेशन, सब कुछ बता चुके हैं तुम लोग को। ठीक है, हम क्या डाल दे रहे हैं सर, हम जो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ना, हम बोल दे रहे हैं हम क्या किए,
थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गए। क्या कर लिए बाबू? थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गए। सर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब चालू किए थे? सर हम बिजनेस चालू किए थे, मान लो लास्ट ईयर अक्टूबर में, अक्टूबर 19, ठीक है, हम बिजनेस अक्टूबर 19 को स्टार्ट किए थे, ठीक है। सर डेट ऑन विच लाइबल टू रजिस्टर अराइजेस, आपका टर्नओवर, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे ना बाबू, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया। कब क्रॉस किया? सर मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया 25 मार्च को। कब क्रॉस किया? 25 मार्च को। बाबू विद इन 30 डेज आ रहा है, विद इन 30 डेज आ रहा है। हाँ, ठीक है। सर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, अच्छा इससे पहले अगर कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास है, अगर इससे पहले आप कोई रजिस्ट्रेशन लेकर के रखे हो ना, तो यहाँ पे आप भर सकते हो कि सर मेरा पहले पहले से जीएसटी नंबर लिया हुआ है, सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स लिया हुआ है, या कोई भी इंटरटेनमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन पहले से आपके पास है ना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू करके। पहला खत्म, पहला क्या हो गया बाबू? खत्म। अगला, अब हमको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है। सर हम अपना नाम दे दिए, हाँ, हम अपना फादर का नाम दे देते हैं, ठीक है, हम अपना फादर का नाम दे दिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2000 दिसंबर 21, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सर मेल, फीमेल वाले फीमेल क्लिक करेंगे। सर अब मेरा फोन नंबर फिर से वापस से भर दो। सर ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद सर हम क्या है? हम हैं ओनर, हम क्या है बाबू? ओनर है। ओनर बोल लो, प्रोपराइटर बोल लो, कुछ भी। अगर सर हम पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करते तो हम क्या लिखते हैं? हम पार्टनर लिखते हैं। सर अगर हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते तो क्या लिखते हैं? हम अपने आप को डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर लिखते हैं। हर जगह पे अलग अलग पोस्ट आ जाता है। हम अभी क्या है बाबू? प्रोपराइटरशिप, तो हम क्या है? प्रोपराइटर या ओनर है बिजनेस के, ठीक है। सर हम सिटीजन है इंडिया के, ठीक है सर। अगर सिटीजन नहीं होते तो इन केस ऑफ फॉरेनर यहाँ पे हमको पासपोर्ट डालना पड़ता, ठीक है। मगर हम तो फॉरेनर है, नहीं है, मतलब हम इंडियन सिटीजन है, हम ये डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद हमको मेरा एड्रेस मांगा है, चलो एड्रेस डाल देते हैं। कोई मेरे एड्रेस में आएगा नहीं जी, हाँ। मेरी लोकेलिटी मुराबादी है, टेगोर हिल रोड, इससे ज्यादा कुछ लिखेंगे, फ्लैट नंबर 702, ठीक है। बिल्डिंग नेम पार्क प्लाजा, ठीक है। ये मेरा, नहीं नहीं, पार्क प्लाजा नहीं, ऑफिस का एड्रेस नहीं बाबू, पर्सनल एड्रेस देना है, ठीक है। हमको क्या देना था बाबू? यहाँ पे भी मेरा कौन सा जा रहा है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रहा है बाबू। क्या जा रहा है अभी मेरा? पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दिए, सब कुछ आ गया। उसके बाद हमको अपना फोटो अपलोड करना। क्या करना है बाबू? हमको अपना फोटो अपलोड करना है, तो हम पिक्चर ले लेते हैं। खुल जा भाई, कनेक्टिंग टू डिवाइस, एक सेकंड बच्चा, हम फोटो अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग को हम यहाँ से ऑन करेंगे। देखो ये फोटो आ गया। ओहो, मैक्सिमम साइज बोल रहा है बच्चा इसमें।
चलो यहाँ पे समझ गए, फोटो अपलोड कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे बच्चा, यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे। अभी के लिए कोई भी फोटो हम लाइब्रेरी से अपलोड कर देते हैं। अगर कोई वैसा फोटो हुआ मेरे में तो लेगा नहीं, फाइल बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, अभी हम फिलहाल के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम क्या है बाबू, हम ही ऑथराइज सिग्नेटरी, हम ही क्या है बाबू, क्योंकि अगर बिजनेस हम चला रहे हैं तो ऑथराइज सिग्नेटरी हम अपने आप को रखें। हम इसको सेव एंड कंटिन्यू किया, इसको हम क्या किए, सेव एंड कंटिन्यू किए। फोटो का मानेगा नहीं। ये बिना फोटो का मानेगा नहीं। एक सेकंड बाबू, हम फोटो अपलोड कर ले रहे हैं ना। देखो फोटो वहां पे तो अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ इशू आ रहा है फोटो के लिए, तो हम लोग वहां पे फोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी प्रोमोटर होगा, जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा, उसका क्या करेंगे, फोटो अपलोड कर देंगे। जैसे फोटो अपलोड करोगे, वहां पे लास्ट जो ऑप्शन आ रहा था ना, ऑथराइज सिग्नेटरी का, क्या रहा था बाबू, देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ रहा है ना, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। जैसे इसमें आप क्लिक करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, बहुत बड़ा इशू है यार ये। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना और सेव कंटिन्यू करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा बाबू, यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जितना भी फिगर है ना, यहाँ पे जितना भी है सारा चीज भरा हुआ आ जाएगा। सारा चीज क्या आ जाएगा, भरा हुआ आ जाएगा। ठीक है सर, क्या यहाँ पे हमको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। अगर हम अपने नाम पे जीएसटी ले रहे हैं, हम अपने नाम पे क्या ले रहे हैं बाबू, जीएसटी ले रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को ऑथराइज थोड़ी करेंगे, हम अपने आप को ऑथराइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम अपने जीएसटी में किसी और पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं, कोई अगर कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, हम उसको ऑथराइज करेंगे, जीएसटी अब वो मैनेज करेगा। ठीक है, मेरा जितना भी साइनिंग अथॉरिटी उसको हम दे रहे हैं, तो उसका डिटेल जब भरेंगे, तो अगर हम उसको ऑथराइज करें ना, तो हम लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देंगे। क्या देंगे बाबू, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देंगे। यस और नो। सर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कब कब लिख सकता है, हम अपना जीएसटी किसी और को ऑथराइज करेंगे, अब फाइलिंग तुम करोगे। सर पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मल्टीपल पार्टनर्स है, किसी एक पार्टनर को बोला जा रहा है कि आप क्या करोगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सारा फाइलिंग वूलिंग करोगे, आपके थ्रू होगा, तो उस जगह पे जाएगा। सर अगर कंपनी का होगा तो बाबू कंपनी के केस में बोर्ड रिजोल्यूशन जाता है, ठीक है, तो वो सब अटैच होगा। ठीक है, जैसे ये वाला चीज अपलोड करोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू, अगला, अगर कोई आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब बाबू कि कल को अगर कोई भी चीज हुआ, डिपार्टमेंट के साइड से नोटिस आया या कुछ भी चीज हुआ, तो तुम्हारे जीएसटी के बिहाफ में, ऑल्दो ना वो तुम्हारा पार्टनर है, ठीक है, ना ही तुम खुद हो, तुम किसी और को बोल रहे हो कि तुम जा करके अपने वहां पे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, मेरे जीएसटी के, मतलब मेरे जीएसटी नंबर के बिहाफ में तुम जाकर के वहां पे क्या हो सकते हो, रिप्रेजेंट हो सकते हो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है बाबू, हाँ कि ना। उसका अगला आता है बाबू प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगला क्या आता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग को क्या डालना पड़ता है, जहां पे तुम बिजनेस कर रहे हो ना, उस बिजनेस का एड्रेस डालना पड़ेगा। जहां पे तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का क्या डालना पड़ेगा बाबू, एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सर वो किस यूनिट में आ रहा है, कौन से सर्कल में आ रहा है, सारा चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाबू याद करो, अभी हम लोग थोड़ा देर पढ़े थे ना कि अगर कोई एक पर्सन है जो एक ही स्टेट में मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास ऑप्शन था, चाहे तो वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले ले या एक ही रजिस्ट्रेशन लेकर के उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा दे। बाबू देखो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में वो क्या दिखा दिया, अपना मेन रोड वाला, कावेरी वाला क्या दिखा देगा बाबू, यहाँ पे मेन रोड वाला दिखा देगा। सर बाकी कहाँ पे दिखाएगा, बाकी वो दिखाएगा एडिशनल प्लेस में, मतलब जो उसका लालपुर में, अरगोड़ा चौक में, उसके बाद फिर रातू रोड में, कांके में, ये जो चार था वो कहाँ पे डाल देगा बाबू, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डाल देगा। यस और नो। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे आ जाता है अगला, गुड्स एंड सर्विसेज। सर वो किस किस गुड्स में डील कर रहा है या क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, हर एक गुड्स और हर एक सर्विसेज का क्या होता है सर, एचएसएन नंबर होता है। सर जैसे हम लोग क्या किए थे, रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, सर यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट।
देखो आ गया केटरिंग सर्विसेज, ठीक है। केटरिंग सर्विसेज अगर मान लो हमको अपना सीए सर्विसेज लेना है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑडिटिंग सर्विसेज, हाँ, ठीक है, हम यहाँ से ऐसे अपना ऐड कर सकते हैं। सर हम कोई गुड्स कर रहे हैं तो गुड्स में अगर मान लो बाबू हम क्या बेच रहे हैं, सीमेंट बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सीमेंट बेच रहे हैं, तो सर हम यहाँ से सीमेंट का डाल सकते हैं। हाँ, हम यहाँ से क्या डाल सकते हैं बाबू, सीमेंट का डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हम जो गुड्स कर रहे हैं और जो सर्विसेज। सर कितना तक कर सकते हैं बाबू, मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5 तक कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं सर, 5 कर सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। 5 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते सर, 5 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फिर सेपरेट जीएसटी नंबर ले लो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपके पास है, अगर आपके पास प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है वो मेंशन कर दो, और अगर आपके पास प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कर दो, अगर स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है वो कोड कर दो, या फिर नेम ऑफ द पर्सन इन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस इज हेल्ड, जिसके नाम पे आप काम करो किसी और के नाम पे अगर है तो वो सब ये सब मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा बाबू। क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन। क्या होता है आधार ऑथेंटिकेशन बाबू, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे आधार ऑथेंटिकेशन, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन करोगे ना, यहाँ पे डिटेल करोगे, उसके बाद यहाँ पे आकर के आप अपना क्या करोगे, ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे नाम सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे प्लेस डालोगे, सबमिट करोगे, प्रोसीड करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा। क्या आएगा बाबू, ओटीपी आएगा, किसमें, मेल आईडी और फोन नंबर दोनों जगह पे सेम आएगा। वो ओटीपी जैसे करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जैसे आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपके फोन नंबर या मेल आईडी पे एक लिंक आएगा। क्या आएगा, लिंक आएगा। उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक साइट खुलेगा जहां पे आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। जैसे आप आधार नंबर डालोगे और जनरेट ओटीपी करोगे तो आधार कार्ड वाले फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। क्या जाएगा, आधार कार्ड वाले नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। अब वो ओटीपी जैसे डालोगे, इंटर करके सबमिट करोगे बाबू, क्या हो जाएगा, आपका एआरएन जनरेट हो जाएगा। एआरएन मतलब सर क्या होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। क्या जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। हाँ, यहां तक होता है सर, इसी को हम लोग थ्योरी में नोट्स में पढ़ लेते हैं। देखो यहां तक तो समझ आ गया था बाबू, टीआरएन तक समझ आ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, सर यूजिंग टीआरएन, फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट पार्ट बी, लॉग इन किए, पार्ट बी भरना चालू किए। सर पार्ट बी में क्या क्या आ गया, कि सर कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या था, अगर कॉम्पोजिशन के लिए जा रहे हो तो वो बता दो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या था, क्या क्या एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले वो था, अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है तो बता दो, आधार कार्ड वाला था, डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कोई था तो, बैंक अकाउंट डिटेल्स बाद में देना होता है, अभी नहीं, बाद में जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तब देना पड़ता है, ठीक है। सर अगर पहले से अच्छा रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो उसका रीजन मेंशन करो। ये सब सारा चीज हम लोग देखे बाबू, खोल करके पूरा देखे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सब कुछ देखे, ए टू जेड चीज देख ली हम लोग। हाँ, जैसे आप ये चीज करोगे, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, जैसे आप वहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का ऑप्शन आ रहा था ना बच्चा, जैसे यहाँ पे हम लोग जब देख रहे थे, तो अगर हम लोग यहाँ से बैक जाए, तो यहाँ पे हम लोग जब आ रहे थे पहला वाला कॉलम पे, यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आ था, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए वो करो और टैक्स जमा करो। याद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही टैक्स जमा करना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। यस और नो, तो अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो साथ में क्या जमा कर दो बाबू, आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स भी जमा कर दो, हाँ कि ना। अब जैसे करोगे एप्लीकेशन क्या हो जाएगा बाबू, फॉरवर्ड हो जाएगा। किसको फॉरवर्ड हो जाएगा, जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा उसको फॉरवर्ड हो जाएगा। सर ऐसे ही हो जाएगा क्या, नहीं बाबू, इसके बीच में हम लोग को क्या करवाना पड़ता है, इसके बीच में हम लोग को क्या करवाना पड़ता है, आधार ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ता है। हाँ सर, आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो बाबू, आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर आप बोल दोगे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना। जैसे सर यहाँ पे आ रहे थे हम लोग का आधार ऑथेंटिकेशन आ रहा था, हम यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। हाँ, यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, हाँ कि ना, दोनों ऑप्शन है। तो सर यहाँ पे चाहे तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यस भी कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो, ठीक है। अगर यस करते हो
अगर क्या करते हो बाबू, यस करते हो, तो आपके पास आधार एक लिंक आएगा, आपके पास एक लिंक आएगा कहां पे सर, मोबाइल नंबर और फोन मेल आईडी दोनों पे, कोई एक जगह से आप लिंक खोल लो, ठीक है। आप जैसे आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक खोलोगे ओटीपी सबमिट करना। अब सर हम यहाँ पे चूज तो किए थे, हम क्या कहे थे, चूज किए, आपके पास लिंक आया और आपने उसको 15 दिन के अंदर में कर लिया, ओटीपी वेरीफाई कर लिया। मतलब आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया ना बाबू, जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, तो आपके पास जो लिंक आएगा ना वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है, 15 दिन के लिए। क्या होता है, 15 दिन के लिए। आपने वहां पे प्रॉमिस किया, यहाँ पे क्या किया, प्रॉमिस किया कि सर हम आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। इस प्रॉमिस को आपने क्या किया, फुलफिल किया। 15 दिन के क्या कर लिया बाबू, आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किए मगर 15 दिन के अंदर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, बहुत सारे रीजन होता है बाबू। आपका आधार कार्ड में जो फोन नंबर था वो डीएक्टिवेट हो गया, आपके पास जो फोन नंबर था वो क्या हो गया था, डीएक्टिवेट हो गया था, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। हाँ, या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा मैच नहीं कर रहा है। जब आप आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए जा रहे हो तो आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा मैच करना चाहिए, सर वो मैच नहीं कर रहा। जब नहीं होगा मैच तो ऑथेंटिकेट नहीं होगा। जैसे मान लो कि आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है 21, वही जगह पे पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है, 22 तारीख, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। तो सर अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते, अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते तो सर उसके बाद क्या, पहले हम लोग समझते हैं। सर आधार का लिंक आया, हमने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया, मेरे पास लिंक आया, मैंने हाँ कर दिया, ठीक है, और मैंने उसे आधार ऑथेंटिकेशन कर भी दिया। अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते, क्या कर लेते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते, तो फिर क्या होता है, जो आपने एप्लीकेशन दिया उसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं थी, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं थी। मतलब सर आपने जितना भी डिटेल दिया वो सारा कुछ सही था, सारा डिटेल क्या था, सही था। तो आपको कितने दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा बाबू, 7 दिन के अंदर में मिल जाएगा। कितने दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 7 दिन के अंदर में। अगर 7 दिन के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो मान लेना 8वां दिन से कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया, डिपार्टमेंट के पास जाना और बोलना आप हमको जीएसटी नंबर दे दो, ठीक है, वो जीएसटी नंबर दे देगा। अगर कोई डेफिशिएंसी आ गया, अगर कोई डेफिशिएंसी आ गया, जैसे मान लो कि हम लोग जब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालते हैं बाबू, यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालना पड़ता है। नेचर ऑफ प्रीमाइसिस, हम सर बोले कि सर मेरा जो प्रीमाइसिस था ना वो रेंटेड था, क्या था, रेंटेड। तो हमको क्या क्या डालना पड़ता था सर, हमको अपना रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट डालना होगा। क्या डालना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट। हम वो डाल दिए, डिपार्टमेंट को लगा कि ये जो रेंट एग्रीमेंट है ना वो फर्जी है। क्या है, ये रेंट एग्रीमेंट फर्जी है। तो बोलेगा कि जिसके नाम पे आप रेंट एग्रीमेंट करवाए हो ना, सामने वाला जो ओनर है ना उसका आप इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग के दो। तो बोला कुछ डेफिशिएंसी रह गया, डिपार्टमेंट को लगा कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट किए हो ना उसमें कोई डेफिशिएंसी है। क्या बाबू, डेफिशिएंसी। तो आपसे क्या मांगेगा, 7 दिन के अंदर में आपको क्या देगा, एक शो कॉज नोटिस देगा। क्या देगा बाबू, शो कॉज नोटिस देगा कि हमको ये डाउट लग रहा है, हमको क्या लग रहा है, ये डाउट दे लग रहा है। फिर 7 दिन के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। आपने एप्लीकेशन लगाया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन दिया, 7 दिन के अंदर में चाहे तो गवर्नमेंट आपको जीएसटी नंबर दे देगा या फिर शो कॉज नोटिस देगा। अगर शो कॉज नोटिस दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, क्या करना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। सर कितने दिन में रिप्लाई करेंगे, 7 दिन के अंदर में रिप्लाई करेंगे। कितने दिन के अंदर में करेंगे, 7 दिन के अंदर में रिप्लाई करेंगे। अब वो जो आप रिप्लाई दिए, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, अगर वो उससे गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाई हो गया, कौन, प्रॉपर ऑफिसर, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया कि हाँ चलो रेंट एग्रीमेंट जो दिया था, जिसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट था उसी का है, अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो फिर नेक्स्ट 7 डेज में क्या कर देगा बाबू, वो आपको जीएसटी नंबर दे देगा। क्या कर देगा, नेक्स्ट 7 डेज में जीएसटी नंबर दे देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं ना, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं ना, देखो डायग्राम से समझो बाबू। ये डेट था, इस दिन आपका क्या जनरेट हो गया बाबू, एआरएन जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, एआरएन। सर एआरएन कब जनरेट होता है, जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया। हाँ, आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, एआरएन जनरेट हो गया। अब इसके 7 दिन के अंदर में, कितने दिन के अंदर में बाबू, 7 डेज के अंदर में चाहे तो रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। हाँ, 7 दिन के अंदर में क्या करेगा, चाहे तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करता है तो क्या इशू करेगा बाबू, शोकॉज नोटिस। हाँ, क्या इशू करेगा, शोकॉज नोटिस। सर यहाँ पे जो शोकॉज नोटिस इशू किया ना, यहां से फिर क्या हो जाएगा, शोकॉज नोटिस इशू किया, फिर 7 डेज के अंदर में आप क्या करोगे, रिप्लाई दोगे। 7 डेज के अंदर में आप क्या दोगे बाबू, रिप्लाई दोगे। हाँ,
अगर रिप्लाई 7 डेज के अंदर में दे दिया, फिर नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा? आइदर ये एक्सेप्ट कर लेगा या फिर क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर लेगा या फिर क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। हाँ कि ना? सारा दिन 7-7 दिन पे जा रहा है। हाँ, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था बच्चा, वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। 7 दिन में चाहे तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। सर पहला 7 दिन, फिर नेक्स्ट 7 7 डेज, और यहाँ पे 7 डेज। क्लियर? हाँ कि ना? चलो अब आगे आते हैं। दो चीज सर, स्टार्टिंग में मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज ही नहीं किया। मैंने क्या किया? आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज ही नहीं किया, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया मगर 15 दिन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाया। बहुत सारा रीजन अभी हम बताएं, ओटीपी नहीं जा रहा है, फोन नंबर बंद हो गया, या डेटा मैच नहीं कर रहा है पैन कार्ड और आधार कार्ड का। ठीक है, तो सर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया। अगर आप स्टार्टिंग में चूज ही नहीं करोगे ना बच्चा, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन चूज ही नहीं करोगे ना, तो सबसे पहले आपका एक ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा? ऑफलाइन वेरिफिकेशन, जिसमें आपको क्या देना पड़ेगा बाबू? फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। किसका? जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या कुछ भी हो गया, आपको वो क्या करवाना पड़ेगा? जाकर के फिजिकली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये इनिशियल फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? इनिशियल फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, और ये 15 दिन में फेल हो गया। जब इनिशियल फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, तो फिर सेकंड स्टेप आता है बाबू। अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, अगर कोई भी डेफिशिएंसी एप्लीकेशन में नहीं है, एक बार आपके पास क्या करेगा बाबू? फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। किसका? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। मतलब आपके ऑफिस आकर के देख करके जाएगा, या आपका बिजनेस देख करके जाएगा। यस और नो? क्या करेगा? आपका बिजनेस देख करके जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया, तो 30 दिन के अंदर में क्या कर देगा बाबू? जीएसटी ग्रांट कर देगा। 30 दिन के अंदर में क्या कर देगा? जीएसटी ग्रांट कर देगा। हाँ सर, अगर 30 दिन के अंदर में, अगर वो हम जो एप्लीकेशन जमा किए, अगर वो हम जो एप्लीकेशन जमा किए उसको उसको लगा कि नहीं तुम पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन जमा नहीं किया, उसमें कोई डेफिशिएंसीज है, क्या बाबू? कोई डेफिशिएंसी है, वो 30 दिन के अंदर में क्या करेगा? आपको एक सो कॉज नोटिस देगा। क्या देगा? सो कॉज नोटिस देगा। जैसे ही सो कॉज नोटिस दिया ना, आपको 7 दिन के अंदर में रिप्लाई करना है। कितने दिन के अंदर में रिप्लाई करना है बाबू? 7 डेज के अंदर में रिप्लाई करना है। अगर जो रिप्लाई किए उसमें अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 7 दिन के अंदर में जीएसटी नंबर दे देगा, या फिर 7 दिन के अंदर में रिजेक्ट कर देगा। 7 दिन के अंदर में जीएसटी नंबर दे देगा, या फिर 7 दिन के अंदर में क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। सर इसका भी एक बार समरी बना लेते हैं। तो इसका भी एक बार समरी बना लेते हैं। अब वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, फिर भी आपका क्या हो जाएगा? 15 दिन के बाद एआरएन जनरेट हो जाएगा। हाँ, एआरएन जनरेट हो गया। सर क्या था पहला? अगर कोई भी डिफिशियंसी नहीं, 30 दिन का गैप लेता था। कितने डेज का? 30 डेज का। आइदर एक्सेप्ट, आइदर एक्सेप्ट, और क्या कर सकता था? रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट करेगा तो क्या इश्यू करेगा बाबू? सो कॉज नोटिस। हाँ सर, सो कॉज नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में करना था? 7 डेज में। 7 डेज में, ठीक है। अगर 7 डेज में रिप्लाई कर दिए, तो नेक्स्ट 7 डेज में क्या करेगा बाबू? नेक्स्ट 7 डेज में क्या करेगा? आइदर ये एक्सेप्ट करेगा, या फिर क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। सर यहीं पे इनिशियल 30 डेज ले लेता है। इनिशियली ये क्या हो जाता है? 30 डेज। यहाँ पे जो 7 डेज पड़े थे ना, उसी वो क्या हो जाता है? 30 डेज। और यहाँ पे एक्सेप्ट जब करेगा ना, तो उस समय क्या करेगा? ये फिजिकल फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करेगा किसका सर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। हाँ, और सर साथ में यहाँ पे एआरएन जनरेट करने से क्या करे? पहले क्या करेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी क्या? फिजिकली। मतलब आपको ऑफिस से फोन आएगा, आपको वहां पे डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा। यस और नो? समझ आया? ये प्रॉपर प्रोसेस होता है बच्चा। ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन का। जनरली अभी जो आधार ऑथेंटिकेशन होता है ना बच्चा, वो ओटीपी बेस्ड होता है। मतलब जैसे आधार ओटीपी जाएगा वो कर लोगे। लेकिन दो स्टेट है बाबू, कौन कौन सा? पुडुचेरी और गुजरात। पुडुचेरी और गुजरात। इस जगह पे जो हो रहा है ना, वो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है। मतलब आप जैसे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करोगे ना, आपका आधार ओटीपी नहीं जाएगा। सामने में जो जीएसटी सुविधा केंद्र होगा ना, वहां पे जाना पड़ेगा। आपको अपना अंगूठा, अपना बायोमेट्रिक्स, आंख हो जाता है, सारे फिंगर्स का बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। जैसे आप ये बायोमेट्रिक्स दोगे ना, तब जाकर के क्या होगा? आपका एआरएन जनरेट होगा बाबू। और इसको जल्दी ही गवर्नमेंट क्या ऑल ओवर इंडिया बेसिस में इंप्लीमेंट करने वाला है। ऑल ओवर इंडिया बेसिस में क्या करने वाला है बाबू? इंप्लीमेंट करने वाला है।
सर आधार ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप खुद कर लो, अगर हम इंडिविजुअल अपने नाम पर रह रहे हैं तो मेरा आधार कार्ड से हो जाएगा। लेकिन सर अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो सर एचयूएफ का कौन करेगा? करता। सर कंपनी का कौन करेगा? एमडी या होल टाइम डायरेक्टर। सर पार्टनरशिप फर्म का कौन करेगा? पार्टनर। सर ट्रस्ट का कौन करेगा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। सर अगर उसके अलावा और कोई हुआ तो ऑथराइज सिग्नेटरी, हर एक का कोई कोई ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, वो करेगा। और वो अलग अलग कैटेगरी हम लोग पढ़े थे ना, पीएसयू भी आ रहे थे, गवर्नमेंट बॉडीज भी आ रहे थे, तो उसके बिहाफ में उन लोगों का तो पैन कार्ड नहीं होता ना, इंडिविजुअल का पैन कार्ड, सॉरी आधार कार्ड होता है ना। उन लोगों का तो आधार कार्ड नहीं होता, हम लोग का आधार कार्ड, इंडिविजुअल का आधार कार्ड होता है। सर उन लोग का आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? तो उसके बिहाफ में कोई पर्सन अपॉइंट होगा। ठीक है। उसके बाद एवरी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन शैल गो थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर। अब अगर सर ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है सर, जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। सर मगर ये आधार ऑथेंटिकेशन उसके बाद आया। तो सर जो पहले से रजिस्टर्ड पर्सन थे सर, क्या उसको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाना पड़ेगा? उन लोग को भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। सर जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज नहीं किया, सर क्या उसको बाद में आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा? हाँ करवाना पड़ेगा। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे तो क्या दिक्कत होगा? सर क्या दिक्कत होगा? सबसे पहला, अगर उसका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा ना तो वो रिवोक नहीं करवा पाएगा, कैंसिल को वापस से रिवोक नहीं करवा पाएगा। सर दूसरा क्या, अगर कोई भी रिफंड लेना है ना टैक्स का, वो रिफंड नहीं ले पाएगा। और लास्ट क्या बोल रहे हैं बाबू? रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, वो भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें आईजीएसटी पे करते हैं। क्या पे करते हैं बाबू? आईजीएसटी पे करते हैं। और उसमें क्या करते हैं फिर हम लोग, जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है उससे रिफंड ले लेते हैं, तो वो आप रिफंड नहीं ले पाओगे, वो रिफंड आप नहीं ले पाओगे। यस और नो? हाँ कि ना बच्चा? सर आधार ऑथेंटिकेशन सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? बाबू इन लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल नहीं। जो सिटीजन इंडिया नहीं है बाबू, उसके पास आधार कार्ड होगा नहीं, वो नहीं करवा पाएगा। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोग भी नहीं कर पाएगा। सर कोई लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई यूआईएन होल्डर है, इन लोग आधार ऑथेंटिकेशन करवाने का जरूरत नहीं है। हाँ कि ना? ठीक है। जैसे आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा बाबू, उसके बाद आप लोग को क्या अपलोड करना पड़ता है? बैंक अकाउंट डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन में कभी भी बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड नहीं करना पड़ता है। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा, उस समय आप क्या करोगे बाबू? अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करोगे। हाँ कि ना? ठीक है। कि सर कब तक बैंक अकाउंट अपलोड करना होता है? बाबू जैसे रजिस्ट्रेशन आ गया ना, उसके 30 दिन के अंदर, या फिर जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करो, दोनों में जो अर्लियर होगा ना, दोनों में जो अर्लियर होगा, उससे पहले आपको क्या कर देना? बैंक अकाउंट अपलोड कर देना है। हाँ कि ना? सर जैसे सर मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक आया है क्लाइंट का 24 मार्च का, 24 मार्च को। ठीक है। अब अभी चल रहा है अप्रैल बाबू, ये मार्च के लिए तो कम से कम 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 दिन बिजनेस किया, 8 डेज बिजनेस किया। सर ये 8 दिन के लिए तो आपने जीएसटीआर 1 फाइल करेगा ना? सर इसका जीएसटीआर 1 फाइल करने का डेट कब है? 11 अप्रैल, 11 अप्रैल। हाँ सर 11 अप्रैल। और यहाँ से 30 दिन कब तक हो जाता है? सर 23 अप्रैल। सर 23 अप्रैल 30 दिन हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब इसको 11 अप्रैल तक कर देना था, 11 अप्रैल तक कर देना था। हाँ कि ना? ये था वो बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड करने का। सर जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर कितना होता है सर? उसको हम लोग जीएसटी आरईजी 06 बोलते हैं, जीएसटी आरईजी 06 बोलते हैं, जिसपे हम लोगों को 3 पेज का मिलता है बाबू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम तुम लोग को दिखा देंगे एक बार कि कैसा होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सारा मेंशन होगा। हाँ कि ना? ठीक है। सर उसके बाद क्या सर, हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, नॉन कोर फील्ड में और कोर फील्ड दोनों में अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है। नॉन कोर फील्ड में जो अमेंडमेंट्स होगा ना बाबू, उसमें कभी भी डिपार्टमेंट अपने साइड से वेरिफिकेशन नहीं करता है। आप जैसे अमेंडमेंट करोगे तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कोर फील्ड में चेंजेस करते हो, कोर फील्ड में चेंजेस करते हो तो पहले डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा और फिर अप्रूव करेगा, तभी वो चेंजेस होगा। ठीक है। अदरवाइज वो चेंजेस नहीं होगा। सर कोर फील्ड में क्या क्या आ जाता है? जैसे बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हो, अगर कोई एड्रेस चेंज हो रहा है, सर अगर कोई एडिशन डिलीशन और ये पार्टनर करता, एमडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट पहले वेरीफाई करेगा तभी उसको चेंज करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो वो सब चेंजेस करो, इसमें गवर्नमेंट को मतलब नहीं है। जैसे चेंज करोगे तुरंत ओटीपी करोगे, आपका वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा तुरंत। ठीक है। लेकिन बाबू दो चीज कभी भी चेंज आप नहीं कर सकते हो, दो चीज कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या सर दो चीज चेंज नहीं कर सकते? आप कभी भी स्टेट और पैन, ये दो चीज कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? अरे इसी के नंबर पे स्टार्टिंग का जो डिजिट होता है और ये जो नेक्स्ट 10 डिजिट होता है बाबू, ये तो मेंशन होता है ना। अगर आप चेंज करोगे तो जीएसटी नंबर ही चेंज हो जाएगा ना।
तो बोलता है आप ये दो चीज कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये दो चीज कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो चेंज करना है तुमको चेंज करना है, ठीक है। सर चेंज कब करना है? विद इन 15 डेज। जब भी सर चेंज कब करेंगे? जब भी आपका चेंजेस होता है, जैसे पार्टनर अगर कोई चेंज हुआ, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हुआ, या प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किया, तो 15 दिन के अंदर में आपको चेंज क्या कर देना है, बता देना है गवर्नमेंट को। 15 दिन के अंदर में क्या कर देना है बाबू, चेंज गवर्नमेंट को बता देना है। नॉन कोर, अगर कोर फील्ड है बाबू तो जीएसटी कॉमन पोर्टल में डालोगे, उस अमेंडमेंट को प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, पहले वेरीफाई करेगा और उसके बाद परमिट करेगा। लेकिन अगर कोई नॉन कोर फील्ड है बाबू, अमेंडमेंट जीएसटी पोर्टल में डालो, तुरंत तुम्हारा अमेंडमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत अमेंडमेंट हो जाएगा। नॉन कोर फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होता है। यस और नो? हाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैनॉट बी अमेंडेड, क्या सर? पैन कार्ड और स्टेट, पैन कार्ड और स्टेट। अगर वो चेंज करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो और नया रजिस्ट्रेशन लो। आप वो पैन कार्ड और स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ बाबू, ये था पूरा पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये था पूरा पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब तुम लोग का सिर्फ कैंसिलेशन सस्पेंशन वाला बच गया है। एक दिन ऑफलाइन क्लास आप लोग का लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग बस यहीं पे रोकते हैं बाबू, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको GST, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैप्पी GST।